नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव के एक बयान को लेकर के। जी हां, कॉमन सिविल कोड की मांग को लेकर के जो आज उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से कल बयान दिया, लेकिन आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर कॉमन सिविल कोड की मांग किस तरीके से जोर पकड़ती जा रही है। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर के, इस मांग को लेकर के लगातार आवाज उठाएंगे और इसी के साथ साथ आवाज उठाने के साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे। लेकिन इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी से नजदीकियों को लेकर भी बात की जा रही है। सिविल कोड से हर धर्म होगा एक समान, और क्यों बदला शिवपाल का ये मिजाज? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन मैं सवाल और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जरा। बीजेपी से नजदीकियों की खबरों के बीच प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। शिवपाल यादव ने ये बात अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के सपनों को हम सबको मिलकर पूरा करना चाहिए। वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉमन सिविल कोड कभी बीजेपी का मुद्दा था, लेकिन अब शिवपाल यादव ने भी मांग की है, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भी भंग कर दिया गया है। शिवपाल के निर्देश पर लिए गए इस फैसले ने सियासी हवा को तेज कर दिया है। पार्टी के अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो सकता है। शिवपाल यादव के कॉमन सिविल कोड की मांग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समान नागरिक संहिता का प्रश्न है तो 1967 पर इसी मुद्दे पर डॉक्टर राममनोहर लोहिया चुनाव लड़े थे और सभी सरकारों का यह कर्तव्य है कि समत्व पर आधारित कानून व्यवस्था लागू की जाए। शिवपाल यादव जी जो राजनीति में अलग थलग पड़ गए हैं, अपने पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, परिवार में अलग थलग पड़ गए हैं, मुझे लगता है उनका हथकंडा है। जिस तरह से भाजपा लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है, तो शिवपाल यादव जी चर्चा में आने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी करीब जा रहे हैं। देखिए, देश की इच्छा है और देश के लोगों की इच्छा है कि देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अगर शिवपाल भी वकालत करते हैं तो ये अच्छी बात है, हमको उनके बयान का स्वागत करना है। शिवपाल यादव अंबेडकर जयंती के अवसर पर संबोधित कर रहे थे, लेकिन समान नागरिक संहिता की मांग करके बीजेपी से नजदीकी को और हवा दे दी। हालांकि उन्होंने इसकी व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जोड़कर की, लेकिन इसे सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शिवपाल यादव का सियासी प्लान क्या होता है, क्योंकि भतीजे से चाचा की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आखिर क्यों बीजेपी का यह मुद्दा रास आया और क्या है सिविल कोड का राज? जल्दी से, बिना कुछ देर के हमारे साथ सब मेहमान जुड़ गए हैं और आज हम आए हुए मेहमानों से जल्दी से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता AIMIM। डॉक्टर पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता PSPL, और साथ ही साथ अब तो लोकल कमेटी मांगोगे, एक समाजवादी चिंतक के रूप में हमारे साथ हैं दीपक मिश्रा जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ हैं भारत समाचार के स्टूडियो में, RSS समर्थक। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजी हसन अहमद जी है, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है सर आपका, नमस्कार बहुत बहुत। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दीपक मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। दीपक मिश्रा जी को आज मैं PSPL प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं,
क्योंकि आज मैं उन्हें समाजवादी चिंतक के रूप में आज मैंने उन्हें खास आमंत्रित किया, क्योंकि लोकल कमेटियां जो वो पूरी तरीके से भंग हो चुकी हैं। सर, आज शिवपाल यादव को लेकर के हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कभी रूठने को लेकर के, कभी मनाने को लेकर के, कभी बीजेपी में जाने को लेकर के, लेकिन आज जब मैं बात करूं सिविल कॉमन सिविल कोड को लेकर के, तो भी एक ऐसा मुद्दा आया है जो अब पार्टी के पास एक अच्छा मौका है। कुल मिलाकर के आप किस नजरिए से देख रहे हैं जब हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात करते हैं? देखिए, जब हम सिद्धांत की बात करें, राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, समत्व की बात करें, तो हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स से अपने को परे कर लेना चाहिए, अलग नहीं, परे कर लेना चाहिए। शिवपाल जी एक संगोष्ठी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या मत था समत्व को लेकर, समतामूलक समाजवादी समाज को लेकर, इसको रेखांकित कर रहे थे। क्या ये सच नहीं है कि बाबा साहब स्टेट सोशलिज्म के समर्थक थे? और उसके साथ साथ यह भी सच है कि 1967 का चुनाव उन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने सामान्य नागरिक संहिता पर लड़ा था। और ये भी बता दूं आपको, कई तरह के भ्रम हैं, जैसे हमारे विद्वान साथी हैं, समत्व तो सबके जीवन का मूल तत्व है ना। कृष्ण ने गीता में कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, समतामूलक समाज, यही हमारा लक्ष्य है। और बता दूं कि हर कोई ऐसा ही तो समाज चाहता है, एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा नवाज, ये आदर्श है। अब आदर्श वाक्य, राजनीति तो आदर्श के साथ होनी चाहिए ना। शिवपाल जी ने इसी आदर्शवाद को रेखांकित कर दिया। अब हंगामा ये क्यों बरपा? अब इससे हम क्या जवाब दें? हंगामा शायद इसलिए बरता क्योंकि जब समता और समानता की बात की जाती है तो बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि आप जब अखिलेश यादव जब बैठक करते हैं उसमें नहीं बुलाते हैं, उसके बाद अचानक से बीजेपी की ओर प्रेम जाग उठता है। इस सवाल का जवाब मैं जरा चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी से। कृष्ण मोहन पांडे जी, लगातार बीजेपी से नजदीकियों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ये सवाल उठते, तो क्या कुछ ऐसी बात चल रही है क्या? क्योंकि ट्विटर फॉलो कर रहे हैं उनको लेकर के, तमाम सारी नीतियों को लेकर के अगर बात करें तो जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लगातार लेकर के समर्थन मिल रहा है। इसलिए मेरा आपसे सवाल है सर। देखिए आलोक जी, शिवपाल जी एक बड़े लंबे समय से सदन में रहने वाले नेता हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व में बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है और बौद्धिक नेता हैं। वो किसको फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते हैं, उनका एक व्यक्तिगत मामला है। हाँ। और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है कि किसको पसंद करता है, किसको ना पसंद करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी, देखिए, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है कि सारे नेता एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। लोकतंत्र में जो विपक्षी है, यदि कुछ अच्छी बातें कह रहा है तो उसके अच्छी बातों को स्वीकार करना, सम्मान करना, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदरणीय शिवपाल जी के जो भी बातें वर्तमान में चलाई जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी है, हाँ। या भारतीय जनता पार्टी नजदीक, ऐसी कोई भी विषय नहीं है। शिवपाल जी स्वच्छंद नेता है, स्वतंत्र नेता है और उत्तर प्रदेश में मजबूत नेता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकी का ऐसा कहीं कोई नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी बात, यदि उन्होंने कॉमन सिविल कोड की जहां तक बात की है तो आदरणीय शिवपाल जी ये मानना चाहिए कि संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस देश में वही रह सकता है, वही राज कर सकता है, या इस देश की व्यवस्था को वही समझ सकता है जो भारतीय संविधान को मानता हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता हो। कॉमन सिविल कोड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इसी देश में रहने वाले नागरिक चलते तो संविधान से हैं, परंतु ये हम सब जानते हैं, ये सब हम तो अपने अपने कानून में जाते हैं। यदि अब देखिए, समाजवादी चिंतक हैं, अब दीपक जी अब कह रहे हैं कि अब शिवपाल जी यादव के देखिए किस तरीके से, तो उनकी इस बात को सम्मान करना चाहिए। और जी सर, कृष्ण मोहन जी, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी से नजदीकियों को लेकर के सवाल इसीलिए नहीं उठ रहा है, लेकिन लगातार एक के बाद एक तरह से झुकाव जो है, जो बयान है कई ऐसे निकल करके आए जो इसलिए सवाल उठ रहा है कि वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं। और अब देखिए उन्होंने कॉमन सिविल कोड का मामला भी किस तरीके से उठाया और कई जगह पर उन्होंने, अभी एमएलसी चुनाव को लेकर के मैं बात करूं कि लगातार एक तरफ अखिलेश यादव ने किस तरीके से कहा कि लगातार धांधली की और ईमानदारी से नहीं के सवाल उठाए, लेकिन शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा और एक है तैयार हम, एक जो उन्होंने ये भी ट्वीट किया किस तरीके से, ये सब चीजें इशारा कर रही हैं। आप भले ही कुछ भी कहें, बताना ना चाहें कृष्ण मोहन जी पब्लिक फोरम में।
आलोक जी, जहां तक शिवपाल जी की बात है, शिवपाल जी एक वरिष्ठ नेता है और लंबे दिनों तक उनका उत्तर प्रदेश का अनुभव है। वो देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बेहतर शासन, बेहतर अनुशासन में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर सकता है, असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकता है, और इसका जगह जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। यदि शिवपाल जी को ये अच्छा लगता है तो ये सख्त लोकतंत्र की परिकल्पना जो है वो पूर्ण होने जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की परिकल्पना पूर्ण हो रही है, और यदि वो ऐसा विचार रखते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। जी चलिए, फिलहाल 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आप लोगों को भी एक मजबूत नेता की जरूरत तो पड़ेगी और एक वोट बैंक की मजबूत जरूरत भी पड़ेगी। चलिए इस पर भी मैं बात करूंगा। अशोक सिन्हा जी हमारे पास हैं। अशोक जी, जिस तरीके से अभी कृष्ण मोहन जी ने भी कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि लगातार नीतियों को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के, और ये हमने चुनाव में भी देखा कि चुनाव से पहले भी किस तरीके से तमाम सारे लोग आए भी पाला बदल करके। देखिए, किसी पार्टी में जाना या उसके मत से समर्थित होना ये व्यक्ति का अपना अधिकार है और वह उसको पूरा करता है। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या कॉमन सिविल कोड देश के हित में है, और अगर उसका हित में है तो सबको समर्थन करना चाहिए, सभी दलों को, सभी व्यक्तियों को, सभी जो संस्थाएं हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसका नाम दिया संविधान। संविधान का अर्थ ही है समविधान, यानी सब समान कानून, तो सभी पर समान कानून लागू होगा। यह संविधान की मूल मंशा है। अंग्रेजी में उसका ठीक से अनुवाद नहीं हो पाया, जैसे धर्म का अनुवाद नहीं हो पाया, वैसे उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जिसका अर्थ केवल विधान है। यहाँ संविधान तभी होगा जब सब पर समान रूप से लागू यह कानून हो। जी। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 है वह कहता है कि इस देश का कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, समान रूप से लागू होता है। तो ये जो मंशा है यह देश हित में है। भारत को ये यदि अखंड भारत बनाना है और सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास में सहयोग लेना है, तो वेद वाक्य ही कल अभी हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, यानी कि हम पग से पग मिलाकर चलें। सभी के लिए यह बात कही गई है। वेद किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए। बिल्कुल समान सबके मंत्र होने चाहिए, समानो मंत्र समिति, यानी सभी लोग समान स्वर में बोलें, और देश की एकता की जहां बात हो, अखंडता की बात हो, देश के विकास की बात हो, तो उसमें समान कानून यह सबके लिए फायदेमंद है। किसी को इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी को भी आपने सुना, बात जब देश की हो, जब बात देश की एकता की हो, समानता की हो, तो मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर चलना, इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। विरोध है तो किस बात को लेकर के है, और आपका मैं पक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर पवन जी। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज बाबा साहब के कार्यों को सभी लोग जो है नतमस्तक रूप से नमन करते हैं और चाहते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ क्या ये जरूरी नहीं है कि इस देश में जो धार्मिक सुधारवाद जो होना चाहिए था उस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है। बाबा साहब की अगर बात नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर आप बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर कर रहे हैं, तो आपको रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल पर काम करना शुरू किया था तो किन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था और किन लोगों ने यह कहा था कि किसी अछूत को हम इस संविधान को बनाने यानी कोड बिल को बनाने का अधिकारी नहीं मानते हैं, और किन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था कि किसी अछूत के द्वारा धर्मशास्त्रों के आधार पर जो बात कही गई है उसको हम करने नहीं देंगे। तो सबसे पहले हमें यह निश्चित करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रारूप क्या होगा और उसका पैमाना क्या होगा। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। जो आरएसएस के हमारे विचारक हैं उन्होंने अखंड भारत की बात कही है, सबको एक साथ लेने की बात कही है। इसको एक देहात में कहावत कहते हैं, भूसे में लीपना। आप भूसे में लीपने का काम कर रहे हैं, आप पहले उस चीज को बराबर करने का काम करेंगे। क्या आरएसएस वाले, क्या भारतीय जनता पार्टी वाले क्या ये चाहेंगे कि इस देश में जाति व्यवस्था का जो है उन्मूलन हो, तब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। जी, मैं अशोक जी के पास आऊं, लेकिन मैं उससे पहले हाजी हसन अहमद जी के मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा।
हाजी जी, जब हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और एक ही छत के नीचे एक कानून को लेकर के, एक व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं, तो मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल आज बात तो ये हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन उसका कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया? क्या सिर्फ यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डपली लेके सब बजा रहे? क्या कोई ड्राफ्ट है? क्या जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, जो भी हर धर्म में, मैं किसी एक धर्म की तरफ नहीं इशारा कर रहा हूं, जो अवांछित तत्व हैं उनके ऊपर नकेल लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए? कोई ड्राफ्टिंग हुई? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक ढपली बजा दी जाती है जब जब कुछ ऐसा सौहार्द बढ़ने लगता है और एकता अखंडता की बात होने लगती है, तब एक जोरदार ढपली बजाई जाती है कि कॉमन सिविल कोड अब तो लाना चाहिए, यही समय है, उचित समय अभी होना चाहिए, और उसके बाद न जाने वो कहाँ खो जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब सपना देखा था, आज 70 साल हो गए आजाद हुए में, अब आज भी हम उन सपनों की बात कर रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी अच्छा, हाजी साहब ये बताइए कि आपने धार्मिक उन्माद की बात की, जिस धार्मिक उन्माद की बात की है, आपने कमेटी की बात की, आपने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन मुझे जरा इस सवाल का भी बेबाकी से जवाब दे दीजिए। धार्मिक उन्माद फैला रखकर आपने भी कुछ उन लोगों को क्या चिन्हित किया है? अगर चिन्हित किया है तो बताइए वो कौन लोग हैं? देखिए, ये तो वो बात हो गई कि अब आप पूछे कि ये बताइए दिन में सूरज कैसा दिखता है जी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में जी लोग किताबों में लिख रहे हैं, गिनीज बुक में आ रहा है, तरह तरह के तरीके से आ रहा है, और उसके बाद भी अगर आप अनभिज्ञ हैं तो मैं मैं तो चाह रहा हूं इस फोरम में बैठा हूं, आप बताइए। मैंने कोई किसी की वो नहीं की, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं बस आपसे। जब किसी भी कुछ चीजें आनी भी चाहिए ना पब्लिक फोरम में, कम से कम निकल करके आजारी हो, मैं वो बात नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज किसी भी मीडिया हाउस को ये शायद वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कहां से उनका पालन पोषण हो रहा है और कहां से वो फल फूल रहे हैं और कहां से वो। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा, मुझे लगता है आप इस सवाल का जवाब, क्यों धार्मिक सुधार की बात आती है और धार्मिक उन्माद की बात आ रही है? मैं आलोक जी यही बात अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, आखिर वो कौन लोग हैं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग? वो कौन लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाते हैं? वो कौन लोग हैं जो दुर्गा पूजा के जुलूस पर पत्थर चलाते हैं? वो कौन लोग हैं जब भी कोई हिंदू देवी देवताओं के कोई प्रदर्शन कोई निकलता है, जुलूस निकलता है, तो कौन हो जो पत्थर चलाते हैं? या आज तक सुना है आपने कि किसी ताजिया के जुलूस पर पत्थर किसी ने चलाया है? सुना है आपने कि किसी उर्स पर किसी ने पत्थर चलाया है? क्या सुना है आपने कि किसी भी इस्लामिक व्यवस्था पर किसी ने पत्थर चलाया? नहीं। परंतु आखिर वो कौन लोग हैं? शायद आपकी जनरल नॉलेज भी बहुत कमजोर है, आपकी मानसिकता की तरह आपकी जनरल नॉलेज भी कमजोर है। इसी लखनऊ में सिन्हा साहब मौजूद है, 10 बार डिबेट के ताजिया के जुलूस में हमला हुआ, और ये वही लोग हैं और इसी रमजान के महीने में हज़रत अली के ताबूत पे हमला हुआ, 50 बार ऐसा हुआ। आपकी दुनिया में रहते हैं, कहां रहते हैं आपको नहीं पता। जब किसी तो ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कौन लोग हैं? ये सुप्रीम कोर्ट, ये वही लोग हैं जिसके साथ कश्मीर में आपने सरकार बनाई थी। ये वही लोग हैं, ये वही पीडीपी वाले हैं जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जिनके साथ आप सरकार बनाते हैं, ये वही लोग। रामनवमी की जुलूस पर पत्थर चलाने वाला कौन है? आप बताएंगे, कानून आपकी है, सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कौन चलाता है? हम सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल मर्डर करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ने का फैलाता है, ये वही लोग हैं जो अखंड भारत। चलिए, कौन किसको बताएगा? मेरा सवाल ये नहीं, जब हम बात कॉमन सिविल कोड को लेकर के कर रहे हैं, हाजी साहब संजय राउत की बात करें, सरकार के धुर विरोधी है, लेकिन कॉमन सिविल कोड को लेकर के उन्होंने हाजी साहब साफ तौर पर कहा कि हाँ सरकार लाए, मैं इसमें साथ दूंगा। मुझे तो आपको कहना चाहिए था, मुझे जवाब की उम्मीद थी कि आप भी कहेंगे कि मैं इसमें साथ दूंगा, आप भी कमेटी का गठन करिए। आपको कहना चाहिए, आपने उदाहरण तमाम सारे दिए, आप कहिए आज मुझे, मैं चलाऊंगा ये। हाँ ठीक है, आप बात रखिए अपनी। जी हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। पहले आप कहिए कि आपको एतराज नहीं है, आपको एतराज नहीं है, आप कहिए। जी सर, हाजी जी, हमें कोई, मैं बता रहा हूँ, एक साफ सुथरा अगर ड्राफ्ट लेके आते हैं तो किसी भारतीय को, किसी हिंदुस्तानी को कोई एतराज नहीं होगा, जिसमें समानता का भाव हो, जिसमें समता का भाव हो।
देखिए, समानता और समता यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अच्छी प्रकार से कही गई है कि क्या समानता है क्या समता है। आर्टिकल 44 संविधान का जो है वह सीधे सीधे समानता और समता की ही बात करता है, कॉमन सिविल कोड की ही बात करता है कि यह होना चाहिए। और इसका उदाहरण भी देख लीजिए, गोवा में राज्य है, बिल्कुल हाँ, गोवा में 1968, मतलब आप सोच लीजिए कब से लागू है। वहां का जो पुर्तगाली आर्टिकल है, पुर्तगाल सिविल कोड है 1886, वह कब से चल रहा है। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट सुन लीजिए, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इस समय लॉ कमीशन के समक्ष है और इसमें लॉ आयोग जो था, आयोग था, इसका कार्यकाल खत्म हो गया, 22वें में ये जाएगा, तो बाकायदा ये ड्राफ्ट तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन इसका विरोध कर रहा है? तो नहीं कर रहे। आपने तो धार्मिक बात ये कि अभी आया नहीं है, अभी, लेकिन उससे पहले ही आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। डॉक्टर पवन जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर पवन जी, आपने जो भी धार्मिक सुधारवाद की बात की थी, उन्माद, धार्मिक उन्माद की जिस तरीके से बातें, अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, अभी ये बात उठी, अभी खाली पीएसपीएल के उन्होंने उठाया है, खाली शिवपाल यादव जी ने, अभी तो इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जैसे उत्तराखंड में भी एक कमेटी का गठन किया गया। डॉक्टर पवन जी, नहीं, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, कृष्ण मोहन जी ने जिस तरह से बातों को कहा है, ये आप इनके तर्क आप देखिए, तर्कपूर्ण ये बातें नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत है, जिस पर बाबा साहब ने काम किया। और बाबा साहब जब उस दौरान काम कर रहे थे हिंदू कोड बिल पर, किन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था और क्यों किया था? क्या कृष्ण मोहन पांडे जी हों, यहां हमारे बीच अशोक साहब बैठे हुए हैं, क्या उन बिंदुओं को भी रखने का काम करेंगे कि बाबा साहब के किन कार्यों को लेकर के उन्होंने विरोध किया था और किन लोगों ने किया था? क्या बाबा साहब इस देश में कॉमन सिविल कोड की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले यह भी बात चल रही थी कि इस देश में कॉमन रिलीजियस कोड भी होना चाहिए, यानी हिंदू कोड बिल की बात अगर कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की अगर बात करेंगे तो मुसलमानों का एक इस्लामिक कोड है और 1937 में एक एक्ट भी आया था, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो हम सबसे पहले हिंदू कोड बिल की बात करें और इस देश में जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन कैसे होगा, उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रारूप होगा, क्या पैमाना होगा और किन तथ्यों को उसमें जो है सारगर्भित रूप से रखा जाएगा, इसका उल्लेख क्या होगा। देखिए, आपने एक बात बताई, वो मैं आपको सुधार करा दूं, मैं अपना सजेशन दे दूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल नेहरू लाए थे तो वो विरोध में खड़े थे, वो उसे बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि यह सेकुलर देश, जिसको आप बात सेकुलरिज्म बाद में जोड़ा गया है, पहले ही कह दिया गया था कि सेकुलरिज्म में आके विरोध में ही बिल्कुल अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यह होना ही नहीं चाहिए। और जहां तक वो बाबा साहब अंबेडकर विरोध में थे हिंदू कोड बिल के, वो कह रहे थे कि हिंदुओं के लिए यदि आप ये कोड बिल ला रहे हैं तो इस देश में एकता स्थापित नहीं होगी। तो आप गलत बोल रहे हैं, आप उसको सही कर लीजिए। बाबा साहब के विचारों का भी कल ही सभी लोगों ने कहा है, स्मरण किया है, तो इतना तो रखिए, बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं चाहते थे, ये नेहरू जी चाहते थे और नेहरू जी उसको जबरदस्ती उन्होंने पास किया कोड बिल। आप देखिए बाहर से संविधान सभा में हिंदू कोड बिल नहीं लागू करना चाहते थे वो, और जहां संविधान सभा के बाद की बात है, संविधान सभा के बाद की बात है, नेहरू जी चाहते थे, अम्बेडकर जी विरोध में थे इसके। तो यह बात आप सही, आप गलत मत कोट करिए अम्बेडकर जी को। दूसरी बात, जाति व्यवस्था पे जो बात आपने की, तो हम सामाजिक समरसता पर ही कार्य कर रहे हैं, पहली बात। नंबर 2, जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो स्थायी नहीं है, समाज की वह व्यवस्था स्थायी नहीं है, समाज के साथ वह समाप्त होगी और उसकी उपयोगिता नहीं है। आलोक जी, जाति व्यवस्था की अगर बात है, जिस दिन संविधान को आपने 100% मानना शुरू कर दिया, जाति व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। जाति व्यवस्था में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, 21 वर्ष का हो गया, वो स्वतंत्र है अपने किसी भी धर्म को चुनने के लिए, किसी जाति को चुनने के लिए। सारे मेहमानों को सुन रहा हूं मैं, दीपक जी रुक जाइए, अब मैं दीपक जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी, जब हम एक देश एक कानून की बात करते हैं, एक देश एक संविधान की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड की अगर हम बात करें, किसको बुरा लगेगा अगर एक देश में एक ही कानून हो, उसी के न्याय संगत हो? और अगर शिवपाल जी ने ये बात उठाई है तो वाकई में अब इस पर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अब क्यों लोगों को आपत्ति है? मुझे तो ये लग रहा है। दीपक जी, मैं बड़ी बेबाकी से सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। जी मैं सुनेंगे, अब दीपक जी को सुनेंगे। उन्होंने नारा दिया था, देखिए कृष्ण मोहन जी शांत हो जाएं। ठीक है, कृष्ण मोहन जी सुनेंगे दीपक जी को। दो निशान दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, एक देश एक
संविधान तो चलेगा, अखंड उसी पर भारत तो की सुनिए बात दीपक जी एक देश में की। भाई आज उन्हीं की पार्टी के शिवपाल जी ने सवाल उठाया है और बात उठाई और उनको कहा कि संगठन को भी मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। देखिए मैं यहाँ बता दूं, दीपक जी को सुनेंगे। विधानसभा में बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं तो किन लोगों ने विरोध किया था? अरे यार वो गलत बात बोल रहे हो यार, बाबा साहब कहाँ हिंदू कोड बिल के साथ थे, वो तो विरोध कर रहे थे। कोड बिल का जब निर्माण कर रहे थे तो अरे भाई विरोध तो यहाँ पर सामन कॉमन अब एक मिनट, शुरू हो गया सवाल ये। एक मिनट, विरोध तो होगा, कोई भी अच्छी विरोध शुरू होता है, ठीक है। नेहरू जी ने इसको जबरदस्ती हिंदू कोड बिल लागू किया। अब चलिए एक मिनट, एक बात मुझसे सवाल पूछा गया, ठीक है, मैं दीपक जी को अब सुनेंगे सुनिए, सब लोग जी। देखिए मैं बता दूं, पहली बात तो भाजपा के गठन से पहले, जब भाजपा जनसंघ के रूप में थी, 1980 में गठित हुई, उसके पहले डॉक्टर लोहिया 1967 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, कॉमन कोड की बात आई, तो उस समय संविधान सभा में कोई छोटे मोटे मुस्लिम नेता नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे। मौलाना हसरत मोहानी, सुबह भगत सिंह जी का चुनाव लड़ने वाले, भगत सिंह का मुकदमा लड़ने वाले आसफ अली, इनकी जानकारी, इनकी देशभक्ति पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, ऐसे लोग थे। और किसी ने, रफ़ी अहमद साहब थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। नूरुद्दीन साहब ने थोड़ा सा इस पे आपत्ति की थी, जिसको बाबा साहब ने बाद में कहा कि नहीं, बाबा साहब ने और शायद मुंशी साहब ने इसको साफ कर दिया। हाँ, ये सही है कि उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, क्योंकि देश विभाजन का दंश झेल रहा था, तो इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। और आप सुनिए सर, शाहिद लुधियानवी ने लिखा है, किसी भी मुसलमान से ज्यादा सुना जाने वाला और पढ़ा जाने वाला, किसी भी हिंदू से भी ज्यादा, शाहिद लुधियानवी साहब ने लिखा है, वो वक्त गया, वो दौर गया जब दो कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, अशफाकुल्ला खान का वंशज है। मैं हिंदू हूं, बिरमन हूं, लोहिया को मानता हूं। मैं मुट्ठी खींच के कह रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, ये लोग हम देश में अब सुनिए, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मानव? मैं आपके बीच में बोलता नहीं तो देश में धार्मिक उन्माद, अरे आप सुन तो नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बारी में आप बोलिए। मैं साफ से कह रहा हूं कि हमारे ये महान लोग पूर्वज थे। रस खान ने जो कृष्ण पर लिखा है, जी चलिए अपनी बात रखिए। रस खान ने जो कृष्ण पर लिखा है वो तो अद्भुत है ना। क्या कृष्ण भक्त रस खान नहीं थे? आप अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद राम को कहा है। और आप देखिए, हम लोग का यही तो खूबी है, हम इस विविधता में जो वैशिष्ट ढूंढते हैं, अलग अलग फूल होते हैं लेकिन धागा एक बिल्कुल। सवाल यही है, क्यों धार्मिक उन्माद की बात सामने आती है? वही कभी सोचता हूं, ना आंसू अलग हैं ना आहें अलग हैं, मगर फिर भी सोचता हूं क्यों देश के लिए सिरफिरों की निगाहें अलग हैं। कौन है वो सिरफिरे? हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।